Hello dear students and all the aspirants of English language who are trying their career in any stream where English is required. I am trying my best to provide you with the best material. मेरा ये प्रयास है कि आपको मैं इतना अच्छा मटेरियल दूं कि जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें अंग्रेजी आती हो वो आप उसको आसानी से थोड़ा क्लियर कर लें, आपके कॉन्सेप्ट जो है उन टॉपिक से संबंधित कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। और सबसे पहले आपका स्वागत है संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में। तो मैं इस समय मैंने पिछले इसके पहले एक वीडियो डाला है 50 गोल्डन रूल्स, 50 ऐसे नियम जिन पे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका एक वीडियो मैं इससे पहले डाल चुका हूं, आज उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो चलिए आपका टाइम न वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में मैं 12 क्वेश्चंस पे डिस्कस कर चुका हूं और आज आपके सामने 13वां और 14वां प्रश्न है। वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू पे ए डेफ ईयर टू, ये फ्रेज भी है, ए डेफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। दूसरा प्रश्न है द टीचर सेड टू अस दैट वन ought टू वर्क हार्ड in order to attain one goal. देखिए, मैं जैसा कि बता चुका था इससे पहले के लेक्चर में कि जब कंपाउंड नाउन होता है, तो कंपाउंड नाउन का जो पोसेसिव केस बनता है, पोसेसिव केस, वो उसके लास्ट वर्ड पे लगता है। यानी जो लास्ट वर्ड होगा उस पर एपोस्ट्रोफी एस लगता है, लास्ट वर्ड पे एपोस्ट्रोफी एस लगता है कंपाउंड वर्ड का। ये मेरे पिछले वीडियो में है। तो आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में, वैसे यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि फ्यू का प्रयोग गलत तो नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले ये भी बताया है कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। फ्यू का प्रयोग तब हम करते हैं जब काउंटेबल नाउन कब की बात हो और सेंस निगेटिव हो, यानी निगेटिव सेंस हो। और नाउन क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो अगर काउंटेबल नाउन में निगेटिव सेंस में आ रहा है तो उसके आगे फ्यू होगा। अगर सम के सेंस में आ रहा है, कुछ के सेंस में आ रहा है, तो ए फ्यू होगा। और अगर वो किसी रेफरेंस में है, अगर किसी जिक्र में है, या उसको किसी विशेष रूप से किसी चीज का बेस, मतलब उस पर फोकस किया जा रहा है, तो वो रेफरेंस में होगा। और रेफरेंस में लगता है द फ्यू। जब रेफरेंस होगा तब द फ्यू लगता है। तो अब यहाँ पे देखना चाहिए, इसको भी देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। डेयर टू पे का अर्थ होता है इतना दुस्साहस करते हैं कि वो, मतलब कि ए डेफ ईयर टू, ये फ्रेजल है। ए डेफ ईयर टू का अर्थ होता है किसी की बात को सुनकर अनसुना कर देना या ध्यान न देना, उसको निग्लेक्ट कर जाना, यानी उस पर ध्यान न देना। उस पर डेफ ईयर का अर्थ हो गया, जैसे डेफ माने बहरा होता है वैसे, लेकिन आप जानते हैं कि फ्रेजल जब इस तरह से इडियम फ्रेजेस बनते हैं तो उनका कोई अतिरिक्त अर्थ भी जाता है। तो ए डेफ ईयर का अर्थ होता है सुनकर अनसुना कर देना या देख कर, मतलब उस पर, उनकी बात पर ध्यान न देना। तो आप जानते हैं कि बहुत कम नहीं, मतलब बहुत कम, थोड़े ही ऐसे सैनिक होते हैं जो इतना दुस्साहस दिखा सकते हैं कि वो अपने कमांडर इन चीफ के ऑर्डर को निग्लेक्ट कर जाएं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कमांडर इन चीफ एक कंपाउंड नाउन है, लेकिन इसने गलत जगह एपोस्ट्रोफी एस का लगा। और ऑर्डर किसके हैं? ये ऑर्डर है कमांडर इन चीफ के, यहाँ पोसेसिव केस लगेगा। ये ऑर्डर है किसके? ये ऑर्डर है कमांडर इन चीफ की। तो यहाँ होना चाहिए इस पर ना लग के ये पोसेसिव केस, इसको यहाँ लगना चाहिए था, ये यहाँ पर। ये मैं अपने
पूर्व वीडियो में बता चुका हूं, इसके पहले आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद ये दूसरा प्रश्न है, द टीचर सेड टू अस वन ought टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन माने प्राप्त करना, टू गेट प्राप्त करना वन गोल। देखिए क्या होता है परीक्षाओं में, बार बार मैं इस बात को भी कहता हूं कि परीक्षाओं में ऐसी चीजें दी जाती है जहां कैंडिडेट या जो भी व्यक्ति एग्जामिनी है वो कंफ्यूज हो या वहां उसको दिक्कत हो, क्योंकि अगर आसान प्रश्न दिए जाएंगे और सभी कर लेंगे तो फिर सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। भाई सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो एक डिफिकल्ट लेवल इसीलिए तैयार करते हैं। तो आप यूं समझिए कि अब देखिए जैसे इसमें है, टीचर ने कहा हमें कि दैट वन ought का अर्थ होता है शुड, कि हमें ध्यान मतलब चाहिए, क्या चाहिए, टू ought टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वन गोल। तो देखिए लड़का क्यों कंफ्यूज होता है। हम जानते हैं कि वन अगर देखा जाए तो वन जो है एक गिनती का नाम भी है वन। इसको अगर नेम के अर्थ में लिखेंगे ये नाउन भी हो सकता है, क्योंकि ये नेम ऑफ ए नंबर है। भाई नाम है ये किसी का ना, 5 2 ये सब किसी के नाम है, बस अंतर ये कि संख्याओं के नाम है। लेकिन यही वन जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन भी है, इनडेफिनिट प्रोनाउन भी है, यही वन इनडेफिनिट प्रोनाउन भी है। जैसे अगर हम कहते हैं कि वन शुड डू वंस वर्क, हर व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए, तो वहां पर वन जो है कोई भी निश्चय व्यक्ति तो हर किसी के लिए बात है, तो ये एक तरह से इनडेफिनिट पर्सन को शो कर रहा है, इसलिए ये इनडेफिनिट प्रोनाउन भी है। अच्छा एक और इसमें आता है, जैसे इसका अगर पॉसेसिव केस, अगर ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है तो इसका अगर पॉसेसिव केस बनेगा तो ये ऐसे बनेगा ONE पे, ये पॉसेसिव, ये इसका पॉसेसिव हुआ, ये इसका पॉसेसिव केस है, ये इसका पॉसेसिव केस है। इसीलिए लड़का धोखा खाता है। और वैसे तो और भी है, लड़के तो और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ये भी होता है जैसे यंग वंस, मान लीजिए यंग वंस, ये भी कहीं आता है, ओल्ड वंस। तो ये अब इस वंस को अगर देखेंगे तो और भाई और कंफ्यूज होता है कि ONE में S भी लग जा रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं है, ये एक वर्ड है। यंग वंस का मतलब होता है कि जो कम उम्र के लोग हैं, ओल्ड वंस का मतलब हो गया जो उम्र दराज व्यक्ति हैं, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये यंग वंस कम उम्र के लोग, ओल्ड वंस उम्र दराज लोग, तो ये भी नाउन है। तो प्रॉब्लम ये होती है वन इधर, और अच्छा एक अगर एडवर्ब भी एक है लेकिन उसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है, वो है ONCE वंस। आपने जैसे कहानी में सुना वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग, तो वंस माने होता है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। इसका अर्थ होता है एक बार की बात है, मतलब वंस एक बार। इसका वंस ट्वाइस थ्राइस आप जानते हैं, वंस माने एक बार, ट्वाइस माने 2 बार, थ्राइस माने 3, ये एडवर्ब है हालांकि। लेकिन फिर भी आप देखिए अब क्यों नहीं लड़का कंफ्यूज होगा, वन ये वाला वंस पॉसेसिव केस, यंग वंस, ओल्ड वंस, तो लड़का कंफ्यूज होता है बच्चा। लेकिन आप अगर आप एक अगर परीक्षा देने जब जा रहे हैं तो आपकी तैयारी इस स्तर की होनी चाहिए कि आप इनमें डिफरेंशिएट कर सकें कि ये कौन सा वन है ना। तो जैसे अगर हमने कहा कि वन बॉय, तो स्वाभाविक सी बात है ये यहां पर एक न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह, बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग दिस नाउन, ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 2 3 4 लिखें तो ये नंबर के नेम हो जाएंगे। तो स्वाभाविक, और वन अगर हमने कहा कि वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो ये वास्तव में वन 1 2 3 4 वाला नहीं है, ये वास्तव में हर व्यक्ति के लिए है। तो ये वास्तव में ये है इनडेफिनिट प्रोनाउन है,
इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो जब भी अपना पोसेसिव केस लेगा तो ये वंस लेगा। अच्छा हाँ, यहाँ एक बात और बता दूं कि परीक्षाओं में इसको बेस बना के और क्या क्या एरर बना दिए जाते हैं। इसको बेस बना के एक एरर ये बना दिया जाता है कि जब वन का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में है, तो अभी जैसे मैंने बताया कि इसका पोसेसिव केस क्या बनेगा, वंस बनेगा ये। लेकिन इसकी जगह क्या करता है, इसकी जगह कभी कभी हिज या हर का प्रयोग कर देता है, हिज या हर का प्रयोग कर देता है, तो वो भी एक एरर ही है, क्योंकि वन के साथ अगर पोसेसिव केस में आएगा तो वंस ही आएगा, हिज या हर नहीं आएगा। इसको भी बेस बना के एरर बनाए जाते हैं। तो अब जहां तक मेरा ख्याल है कि इससे संबंधित जितने भी बातें हैं आपकी क्लियर हो गई। तो अब देखते हैं इसमें, द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हम सभी से कहा कि हर किसी को, यहाँ वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, हर किसी को चाहिए क्या, टू वर्क हार्ड, क्यों, इन ऑर्डर टू, माने ताकि, अटेन यानी हम प्राप्त कर सकें, वन गोल। अगर हम इसको वन एक मान लें तो ये लगेगा कि एक उद्देश्य पालें। वास्तव में कहना ये नहीं चाहता, वो कहना ये चाहता है कि हर किसी को इतना मेहनत करना चाहिए कि वो अपने गोल यानी अपने टारगेट, गोल हमारे आप जानते हैं टारगेट होता है, कि वो अपने टारगेट को प्राप्त कर सके, अपने मोटिव्स को, अपने एम को, है ना, टारगेट है आपका, एम है, उस एम को आप प्राप्त कर सके। तो ये वन न्यूमेरिकल ना एडजेक्टिव के अर्थ में लगा रहा है और ना ये नाउन के अर्थ में लगा रहा है, ये लगाया था इसने यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए, इसीलिए इसको होना चाहिए था ये वंस गोल। ठीक, जहां तक मेरा ख्याल है इससे संबंधित अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। ये आपके पास दो प्रश्न फिर आपके को दिए जाते हैं, आप जरा देखिए क्या है इसमें। वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, यानी अब ये मैं बता चुका हूं, फिर भी आप कोशिश करिए। आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। मैं जॉन और मैरी के घर गया 2 बार, लेकिन मैंने कपल को एब्सेंट पाया। देखिए मैं बीच बीच में 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं समझने के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता। मैं जानता हूं कि परीक्षा में इतना आपका लेवल ऑफ आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखिए, उसको तुरंत देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें ये एरर है, ये इस पार्ट में है। तो ये तभी हो सकता है जब उस बात की एक तो आपको जानकारी हो, दूसरा जानकारी होने से सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमको जानकारी तो बहुत लोगों को होती है कभी कभी, लेकिन जब वो आते हैं मिक्सअप स्थिति में, तमाम नियम, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस वगैरह तमाम की जब नियम मिक्स हो जाते हैं, तो वो फिर उस समय जब आदमी पकड़ ले तब समझिए वो आपकी तैयारी उस स्तर की है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि वन अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो वन अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो उसके साथ पोसेसिव केस में वंस का प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा पोसेसिव केस में, लेकिन हिज या हर का नहीं होगा। ये मैं अपने एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूं, ये दो का प्रयोग नहीं होगा पोसेसिव केस में, इनके लिए ये मैं बता चुका हूं। तो ये जैसे आप समझ सकते हैं कि वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए, मतलब समर्पित होना या मानना चाहिए, या अब क्या अपने शब्द का मतलब यहाँ पे प्रॉमिसेस के अर्थ में कि अपने वचनों को निभाना चाहिए, कब, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर परिस्थिति में। तो ये यहाँ पर हिज ना होके या हर ना होके वंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इनडेफिनिट प्रोनाउन ये इसके लिए आया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन, ये अब इसका पहले मैं आपको बेसिक बता दूं। देखिए ये मैंने वैसे बताया था क्योंकि आया था इससे पहले इंडिया एंड चाइना। अगर इंडिया एंड चाइना की प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए समस्याएं हैं कुछ, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये दोनों यूनिट डिफरेंट है। अगर ये दोनों यूनिट डिफरेंट है
तो इनकी समस्याएं अलग अलग होंगी, स्वाभाविक सी बात है। तो पोसेसिव केस दोनों पर लगेगा, यानी इंडियाज एंड चाइनाज प्रॉब्लम्स। ये एंड से जुड़े हुए सब्जेक्ट के लिए है। अगर वो दोनों अलग अलग आइडेंटिटी को बताते हैं तो अगर और वो किसी चीज पे पोसेशन बताते हैं तो उन पर अलग अलग पोसेसिव केस के अर्थ में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। लेकिन मान लीजिए वो एक ही वो एक रिलेशन में हो या दो ऐसे व्यक्ति हों जो आपस में संबंधित हो, वो समान रूप से किसी तीसरे पे अधिकार बता रहे हो, तो ऐसी स्थिति में बात पे लगता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था राम एंड सीता सन्स, है ना। तो बात लव एंड कुश भी आगे, अगर आप चाहें तो जोड़ दीजिए लव एंड कुश आगे जो भी। तो आप देखिए कि ये बच्चे दोनों, इन पे दोनों का अधिकार है, सीता का भी है राम का भी है। लेकिन बात ये है कि ये समान रूप से अधिकार है और ये दोनों आपस में क्लोजली एसोसिएटेड है, पति पत्नी है। तो स्वाभाविक सी बात है जब ऐसी स्थिति हो कि दोनों आपस में संबंधित हो और ये समान रूप से इन पर अधिकार है तो आप इसको बाद वाले पे लगाना पड़ता है। लेकिन ये दोनों अगर आइडेंटिटी अलग है, इंडिया एक अलग देश है, चाइना एक अलग देश है, इनकी समस्याएं अलग अलग होंगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पे इंडिया पे अलग लगेगा, चाइना पे अलग लगेगा। ये मैंने आपको कल ही बताया था, लेकिन फिर मैंने इसको एक बार रिवाइज कर दिया आपके लिए। तो अब यहाँ पर जॉन और मैरी का जिक्र है, लेकिन ये हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि जॉन एक अलग व्यक्ति हो, मैरी एक अलग व्यक्ति हो, तो भाई हो सकता है दोनों पे लग जाए। लेकिन आगे जाइए तो आपने देखा कि मैंने विजिट किया जॉन और मैरी के घर पे 2 बार, देखिए ट्वाइस आया, ये एडवर्ब है, ट्वाइस, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये सब मतलब ये बताते हैं कि घटना कितनी बार हुई। वंस बताता है कि घटना 1 बार हुई, ट्वाइस बताता है घटना 2 बार हुई, थ्राइस बताएगा घटना 3 बार हुई। तो स्वाभाविक सी बात है ये विजिट करने की घटना को बता रहा है, ये इस वर्ब के बारे में बता रहा है, इस वर्ब को बता रहा है कि ये वर्ब जो है, ये वर्ब कितनी बार हुई, ये वर्ब हुई ट्वाइस, ये एडवर्ब है। तो आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल। अब यहां पर आ गया वो जोड़े को उसने एब्सेंट पाया, तो कपल बता रहा है कि वो शादीशुदा है, जोड़ा है, यानी आपस में उनका घर, मतलब इस घर समान रूप से उस पर हक होगा। तो ऐसी स्थिति में किस पर लगेगा, बाद वाले पे। तो जॉन पे न लग के मैरिज पे लगेगा, यानी बी पार्ट में, हमारे इस पार्ट में मिस्टेक। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि आप जिसकी भी तैयारी करें पूरे मनोयोग से करें, क्योंकि मैं बार बार भी इस बात को भी कहता हूं कि आप कम इनपुट करके बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं निकाल सकते, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए। लेकिन ये बात सच है कि जो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा उसकी सफलता की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। क्योंकि मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे डिफरेंट स्ट्रीम्स में, डिफरेंट जॉब्स में जो सेलेक्ट हुए हैं, मैंने उनमें एक बात नोटिस की है, मैं बार बार इस बात को भी कहता हूं क्योंकि मैंने देखा है, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए वास्तव में उनको देख के लगता था कि उनको सचमुच जॉब की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो दे वर वेरी डेडिकेटेड, वो बहुत ही समर्पित थे, पंक्चुअल थे और हार्ड वर्किंग थे। ये चीजें बहुत जरूरी हैं आपके लिए सक्सेस पाने के लिए, चाहे वो किसी फील्ड में हो, चाहे वो आर्ट का फील्ड हो, साइंस का फील्ड हो, कोई भी स्ट्रीम में, पॉलिटिक्स का फील्ड हो, आपका डेडिकेशन होना चाहिए। यानी आपका उसके प्रति, मतलब डेडिकेशन मतलब आप उसके प्रति पूरी फोकस्ड हो, कंसंट्रेटेड हो। फिर पंक्चुअलिटी भी होनी चाहिए, और यही एक पंक्चुअलिटी जो चीज है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में एब्सेंस होती है। 2-3 दिन पढ़ा, फिर 2-3 दिन रेस्ट के मार दिए। लेकिन ऐसा कल्पना करिए कि कोई बच्चा ऐसा भी तो होगा जो लगातार लगा हो। अगर वो बच्चा लगातार लगा है उसी में, आप 1 घंटा दे रहे हैं, वो 3-3 घंटे दे रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो उसकी मेहनत ज्यादा है ना, उसका इनपुट ज्यादा है। और अक्सर बच्चे देखा गया कि वो जब मौका होता है तब वो बहुत लापरवाह होते हैं, जब मौका निकल जाता है तब उनको इस बात का एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई, हमें और थोड़ा मेहनत करना चाहिए था। लेकिन फिर वही वाली बात हो गई कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, तो उसमें मौके खत्म हो जाते हैं। जब आपका मौका है उस समय अपना जितना भी आपका कैलिबर है, जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है, वो सारा झोंक दीजिए और पूरी तरह से उसमें एक ही फोकस्ड हो जाइए, मतलब उस गोल के प्रति। तब
if you will be very concentrated, focused, dedicated and punctual, then only you will get success in life. तो थोड़ा मेहनत करिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलना है इस जगत में। चलिए अब अगला देखते हैं। You are among those luckiest men who attain, देखिए जिन्होंने प्राप्त किया नेम एंड फेम, नाम और यश, नॉट बाय लेबर, मेहनत से नहीं, बट बाय चांस। आप जानते हैं भाई प्रकृति है, बहुत से लोग होते हैं भाई, अब मान लीजिए अब राजा के खानदान में ही पैदा हो गए तो आप कम मेहनत करके भी बहुत आराम से विलासिता में रह सकते हैं। अब हम किसी का नाम नहीं, राहुल गांधी जी को ही देख लीजिए, चाहे उनके जो भी हो कैपेबिलिटीज जो भी हो, लेकिन अब देखा जाए तो उनसे कम लोगों ने ज़्यादा मेहनत करके बहुत बड़े बड़े पद अचीव कर लिए। तो ऐसा नहीं है, मैन की कैपेबिलिटी उसको एक, देखिए अब्राहम लिंकन एक मोची के बेटे थे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट के क्या बने, वो यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने। तो जरा आप उनका जीवनी या उनके बारे में जरा पढ़ लीजिए, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो भी है उनके बारे में लेख लिखे गए हैं, उनके लाइफ की स्टोरी जरा पढ़ के देखिए तो आपको ये दिखेगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की है लाइफ में, तब जाके कितना सामान्य सा छोटे वर्ग का व्यक्ति जाके उतने बड़े पद पे पहुंचा। तो वही मैं आपको इससे पहले समझा रहा था, मेहनत करिए। चलिए, यू आर अमॉन्ग दोज लकीएस्ट मैन हु अटेन नेम एंड फेम नॉट बाय लेबर बट बाय चांस। और दूसरा है, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम अमेरिका ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड कम हियर टू डू एन अर्जेंट वर्क। देखिए अब इसमें समझिए पहले तो आप एक बात जरूर जानिए कि जैसे डिटरमाइनर है, अगर डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर बहुत लोग नहीं जानते डिटरमाइनर क्या होता है। डिटरमाइनर वो शब्द होते हैं जो नाउन को या संज्ञा को निश्चित या अनिश्चित बनाते हैं, उनके बारे में बताते हैं डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर अगर देखा जाए तो एक्चुअली दे आर पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, और ए एंड द आर्टिकल है, ये डिटरमाइनर भी है और ये एक तरह से देखा जाए तो एडजेक्टिव के पार्ट में है। तो डिटरमाइनर वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाते हैं। तो अब देखिए जैसे डिटरमाइनर अगर सिंगुलर है, जैसे अगर डिटरमाइनर सिंगुलर है, ईच है, एवरी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि डिटरमाइनर अगर सिंगुलर है तो कोई भी बता सकता है कि डिटरमाइनर अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, प्रोनाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर। लेकिन अगर डिटरमाइनर सम है, अब देखिए सम क्या है, काउंटेबल भी है और वो अनकाउंटेबल भी, ठीक है। तो सम है, मेनी है, न्यूमरस है, बहुत से मैं बता सकता हूं आपको, वो बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो मेरा बताना उद्देश्य ये है कि अगर डिटरमाइनर सिंगुलर है तो उसके बाद नाउन पे डिपेंड करता है कि क्या होगा, वर्ब वगैरह जो भी। तो और अगर डिटरमाइनर प्लूरल है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर डिटरमाइनर प्लूरल है तो नाउन भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होगा। अगर नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, तमाम बातें हैं। जैसे आप कहीं ये तो नहीं कह सकते ना कि मैनी है तो मैन है, नहीं कह पाएंगे। या तो इसको मैनी को हटाइए या तो यहाँ पे रूप बदलिए, क्योंकि ये डिटरमाइनर प्लूरल बता रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि नाउन या तो प्लूरल हो और नहीं तो फिर यहाँ पे ए मैन हो, यानी इसका डिटरमाइनर बदल दीजिए या तो ए कर दीजिए। तो यहाँ पर मैनी है तो क्या होना चाहिए, फिर यहाँ मैनी के साथ यहाँ पे मेन होना चाहिए, स्वाभाविक सी बात। तो ये बात भी आपको आनी चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है, यू आर अमॉन्ग दोज। अब आप जानते हैं डिटरमाइनर में अगर सिंगुलर है तो जैसे दिस भी हो सकता है, दैट हो सकता है, ये सब सिंगुलर है। अब इन्हीं के प्लूरल रूप हैं, दीज हैं, दोज हैं, ये प्लूरल है इनके। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर डिटरमाइनर प्लूरल है तो अब आप ये तो नहीं कह सकते कि दोज पॉलिटिशियन नहीं कह पाएंगे, क्योंकि दोस्त प्लूरल है तो इसका मतलब है दोस्त पॉलिटिशियंस होना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए दैट है तो दैट गर्ल्स भी नहीं हो सकता, क्यों,
क्योंकि दैट डिटरमाइनर सिंगुलर है तो दैट गर्ल होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इस बात पर भी आपको ध्यान होना चाहिए कि डिटरमाइनर के हिसाब से क्या होना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो ये नंबर की ही बात है कि नंबर क्या होना चाहिए। तो आप देखिए यू आर अमॉन्ग दोस, ये प्लूरल डिटरमाइनर है। अगर ये प्लूरल डिटरमाइनर है तो दोस प्लूरल है तो लकीएस्ट मैन होना चाहिए ना। तुम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हो जिन्होंने नाम और यश कमाया है मेहनत के बल पे नहीं बल्कि भाई चांस। ठीक है, अब मान लीजिए भाई चांस, भाई अब अंबानी के घर में पैदा हो गए आप, मान लीजिए, तो ये आपका भाई लकी तो है, कम भी मेहनत करेंगे तो भी आराम से जिंदगी कट जाएगी। ठीक है, ये भाई थोड़ा सा लक भी काम करता है। When he returned from अमेरिका, अब देखिए बात ये इसमें यहाँ पे हालांकि है नहीं लेकिन फिर भी मैं जिक्र में आया है तो मैं आपको बता दूं, कभी हो सकता है इस पे भी मिस्टेक आती है। ये जो री वर्ड है, री वर्ड, इससे बहुत से शब्द बनते हैं। आप जानते हैं कि री टर्न हो गया, री बॉर्न हो गया, री विजिट हो गया। मैं सैकड़ों वर्ड बना सकता हूं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बात ये इससे संबंधित, क्योंकि अब यहां दिख गया मुझे तो मैंने सोचा कि उसको भी बता ही दूं, क्योंकि इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। री का मतलब होता है फिर से, रीबॉर्न का मतलब पुनर्जन्म, रीविजिट का मतलब आप कहीं फिर से दोबारा कहीं गए हैं। तो बात समझिए कि ऐसे शब्द जिनमें री जो है एक तरह से देखा जाए तो प्रीफिक्स का काम कर जाए, उपसर्ग का, और वो ये बताता है कि वो चीज दोबारा हो रही है, फिर से हो रही है। तो इस सेंस में क्या देता है, अगेन का सेंस देता है, अगेन यानी फिर से। तो अगर मान लीजिए हम इनके साथ कोई ऐसा वर्ड लगा दें जो, या अगेन ही लगा दें, जैसे मैंने कह दिया आई विल रिटर्न अगेन इन एंड आउट, मान लीजिए उदाहरण के लिए। तो अब आप देखिए रिटर्न वर्ड खुद ही बता रहा है कि मैं फिर से आऊंगा, तो ये अगेन का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, अगर मान लीजिए हम ये कह दें आई विल रिटर्न बैक, कह दें यहां बैक माने दोबारा, फिर से वापस आऊंगा, तो अक्सर ये जो री वाले जितने शब्द होते हैं उनमें अगेन या बैक आया, तो अगेन या बैक आएगा तो वो एक तरह से मिसलिनियस है, सुपरफ्लुअस है। तो आप उनका मतलब जितने भी री दोबारा जो बताते हैं उनके साथ अगेन या बैक का प्रयोग गलत है। लेकिन फिलहाल यहाँ ऐसी कोई बात है नहीं, मेरी नजर पड़ी तो मैंने सोचा ये भी बता ही दूं आपको। तो व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, जब वो अमेरिका से वापस आया तो ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड कम हियर। ठीक है, अब देखिए ये भी कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो बहुत बच्चे तो ये भी नहीं जानते कि कम, केम और कम होता है। अब बच्चों के दिमाग में ये रहता कम केम होगा, ऐसा नहीं है, इसका थर्ड फॉर्म भी कम ही है। तो बहुत लोग यहाँ पे एरर पकड़ लेते हैं ऐसे कि हैड आया तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी केम होगा, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसका थर्ड फॉर्म ठीक है, थर्ड फॉर्म कम ही है, तो ये भी एरर नहीं है। मैं जब वो अमेरिका से लौटा तो उसने मुझे सूचना दी कि वो यहाँ आया है टू डू एन अर्जेंट वर्क। देखिए मैंने अपने पहले मेरे वीडियो देखिए आप, तो आपको क्लियर होगा वर्क यहाँ किसके सेंस में है, काम के सेंस में है। अगर ये रचनाओं के सेंस में होता या क्रिएशंस के अर्थ में होता, वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, जो भी वर्क्स ऑफ माइकल एंजेलो, वर्क्स ऑफ लियोनार्डो डा विंची, जो भी, तो ये हो सकता है वर्क्स हो, लेकिन काम के अर्थ में ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। तो क्या करता है चालाकी से, अनकाउंटेबल की पहले एक एडजेक्टिव लगाए, हाँ एक एडजेक्टिव लगाएगा और उसके पहले एक डिटरमाइनर लगा देगा ए या एन टाइप, समझ रहे हैं आप। तो स्वाभाविक सी बात है कि वर्ग जब अनकाउंटेबल है, ये ए और एन का अर्थ आप जानते हैं 1 होता है, तो ये 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 3 ये अनकाउंटेबल है, तो ये 1 2 3 में नहीं जाएगा, यानी ये एन का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। ये मैं पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए, आपसे जुड़े आपके सपने होते हैं और आपसे जुड़े जो व्यक्ति हैं उनके भी सपने आप ही हैं। आप अपना सपना पूरा करते हैं तो समझ लिए एक साथ आप कई लोगों के सपने पूरे करते हैं, अपने पूरे परिवार के सपने। भाई, आपके बूढ़े माता पिता हैं, आपके प्रति उम्मीद लगा के रखते हैं कि हमारा बच्चा कल सफल होगा, चलिए उसके जीवन बदलेगा तो हमारा भी जीवन बदलेगा। लेकिन अब बड़े दुख की बात होती है कहने में मुझको कि अधिकांश जब बच्चे बाहर आते हैं घर छोड़कर, 1-2 साल तो अपना व्यर्थ यूं ही कर देते हैं, दोस्ती में, यारी में, यहाँ वहाँ तमाम चीजों में। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब किसी गोल के तहत गए हैं तो उस जिस चीज के लिए गए हैं पहले उसको कर लीजिए, उसको पा लीजिए, उसके बाद जो करना वो करिए। क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके माँ बाप आपको जो पैसा भेज रहे हैं वो कितनी मुश्किल से आ रहा है। और बहुत मोस्टली आप जानते हैं, मोस्टली जो परिवार के हैं उनकी अर्निंग लो होती है, वो किसी तरह से जुटा के अपने बच्चे को इतना देते हैं। इसलिए आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ज्यादा मेहनत करें, जल्दी से जल्दी कम समय में आप सक्सेस का, और उसके लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। द प्रेटी वुमन सिटिंग इन द कार इज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द हेडमैन ऑफ द विलेज। जो खूबसूरत महिला जो कार में बैठी है वो बेटी है एक मुखिया की, जो गांव का जो भी। ही सेज दैट ए 2 miles walk always keeps him healthy and fresh। देखिए, मेरा कुछ पुराने वीडियो इससे पहले मैंने जो डाले, अगर उन पे आप ध्यान दें, मैं ये सब बता चुका हूं मोस्टली बातें। मैं बार बार बताता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बहुत आता है परीक्षाओं में, घुमा फिरा के आता है, लड़का नहीं समझ पाता। मैं आपको आज फिर एक बार दोबारा बता दे रहा हूं कि देखिए, ऑफ से जब भी जुड़ता है, ऑफ से जब भी जुड़ेगा तो नाउन ऑफ नाउन ही होगा। पहली चीज, वो वर्ब ऑफ नाउन नहीं हो सकता, कुछ एडजेक्टिव ऑफ नाउन या इधर एडजेक्टिव या ऐसा कुछ नहीं होगा। और नहीं तो अधिकतम हो सकता है कि यहां नाउन ना हो के कोई डिटरमाइनर हो। अब आप जानेंगे कि डिटरमाइनर भी क्या होता है। तो ऑफ से जब भी जुड़ेगा तो 2 नाउन जुड़ता है। अब इसमें स्कोप कितना है एरर बनाने का। अब यहां नाउन है तो हो सकता है कि वो काउंटेबल हो सकता है वो अनकाउंटेबल हो। ठीक है, हो सकता है यहां डिटरमाइनर है तो यहां पे वो डिटरमाइनर सिंगुलर हो सकता है डिटरमाइनर प्लूरल हो। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं कि वर्ब आनी ही आनी है, प्रोनाउन हो सकता आ ही जाए, तमाम बातें हैं। इतना स्कोप होता है इसमें एरर बनाने का, इसलिए इसको अक्सर इसको बेस बना के कभी सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट मान लेगा, इसको वर्ब मार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत में मिस्टेक बना देगा। उसको अगर चाहेगा तो प्रोनाउन में मिस्टेक, इसमें इतना स्कोप होता है मिस्टेक बनाने का। काउंटेबल नाउन में बना देगा, अनकाउंटेबल नाउन पे बना देगा मिस्टेक। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ऑफ से मैं मेरे पूर्व लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन फिर एक बार बता दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि एक बार में आपका तैयार नहीं होता। ऑफ के साथ जब भी नाउन जुड़ेगा उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं होता, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और यही डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या होगी, यही डिसाइड करेगा प्रोनाउन क्या होगा। ये नहीं डिसाइड कर पाएगा। पहली बात ये समझिए, अगर हमने यहां का सम ऑफ कहा, सम ऑफ, और यहां हमने कहा वन ऑफ, तो आप समझ सकते हैं कि अब इसके बाद अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या नियम है। ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आया तो काउंटेबल नाउन होना चाहिए प्लूरल, एक तो नियम यही कह रहा है। लीजिए, ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आया तो वो प्लूरल होना चाहिए। दूसरा उसी से जुड़ा एक नियम कहता है, और अनकाउंटेबल आया तो आप जानते हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल होते नहीं है, इसलिए ये हमेशा सिंगुलर ही होगा। तो अब गलती क्या कर सकता है, हो सकता है कि ऑफ के बाद कोई नाउन आए, काउंटेबल नाउन आए, उसको सिंगुलर बना दे। हो सकता है ऑफ के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन आया, उसको प्लूरल बना दे। यहां अगर ठीक भी दे दिया तो हो सकता है यहां जाके मिस्टेक बनाए, हो सकता है यहां जाके मिस्टेक बनाए, मतलब कितने रास्ते हैं उसके पास बनाने के लिए। तो आप ये देखिए, अगर सम ऑफ है तो अगर मान लीजिए अब सम ऑफ चाइल्ड होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये नाउन है तो सम ऑफ चिल्ड्रन होगा। पहली बात ये समझिए, प्लूरल होगा। तो अगर ये नहीं होगा क्योंकि ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल। अच्छा,
अब वर्ब कैसी एग्री करेगी? वर्ब स्वाभाविक सी बात है, या नाउन पे इस पे डिपेंडेंट नहीं है, वर्ब इस पे डिपेंडेंट है। सम के हिसाब से चलेगी। सम क्या बताता है? एक तो बताता नहीं, एक से तो ज्यादा ही बताता है कम से कम। तो अगर सम है तो स्वाभाविक सी बात है, अब यहाँ क्या वर्ब होगा? सम ऑफ द चिल्ड्रन वॉज होगा कि वह होगा? यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि ये होगा, ये नहीं होगा। अब आगे अगर कोई प्रोनाउन है तो वो भी मिस्टेक हो जाएगी। अगर ऑफ के बाद मान लीजिए अगर अनकाउंटेबल आ गया, मान लीजिए मनी आ गया, सम ऑफ मनी मान लीजिए, तो क्या इसको मनीज बोल देंगे क्या हम? देखिए मैं बार बार बता रहा हूं कि समय, टाइम अनकाउंटेबल है लेकिन उसकी यूनिट्स काउंटेबल है। टाइम की यूनिट क्या होती है? मिनट, सेकंड, सेकंड्स हो सकते हैं। टाइम की यूनिट्स काउंटेबल है, मनी की यूनिट काउंटेबल है, रुपीज, डॉलर्स, पाउंड ये काउंटेबल है, लेकिन मनी काउंटेबल नहीं है। तो अब मनीज अगर कर दे सम ऑफ द मनीज लीजिए, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। अब अगर ये अनकाउंटेबल है तो चाहे डिटरमाइनर जो भी लगा हो, जब वो काउंटेबल है ही नहीं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर और प्रोनाउन भी हमेशा सिंगुलर होगा। इतनी बातें हैं। अब देखिए जैसे अगर वन लगा है तो वन ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आया तो प्लूरल होगा, लेकिन अब वर्ब कैसी होगी? वर्ब वन डिसाइड करेगा। वन ऑफ द चिल्ड्रन, मान लीजिए अगर मान लीजिए वन ऑफ द साइंटिस्ट हम लिख दें, वन ऑफ द साइंटिस्ट, तो क्या ये सही है क्या? नहीं। क्यों नहीं सही हो रहा? कि ऑफ के बाद जो काउंटेबल नाउन आता है वो क्या होना चाहिए? प्लूरल। तो वन ऑफ द साइंटिस्ट ना होकर क्या होगा? साइंटिस्ट होगा। लेकिन अब इसके बाद वर्ब तो इसी के बाद आएगी ना, साइंटिस्ट के बाद। अब अगर अब देखिए कैसे फंसता लड़का। तो साइंटिस्ट को देखा तो अगर हैज या हैव है तो अब क्या होना चाहिए? वो तुरंत देखेगा ओ साइंटिस्ट है तो हैव हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये वर्ब कौन डिसाइड करेगा? वर्ब डिसाइड करता है ये। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि ऑफ से हमेशा जब जो भी नाउन जुड़ता है उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट इधर होता है, डिटरमाइनर या ये वाला जो नाउन है, ये नाउन डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर होगी या प्रोनाउन आगे सिंगुलर होगा या प्लूरल। तो स्वाभाविक से वन ऑफ द साइंटिस्ट क्या होना चाहिए? हैज होगा, ये नहीं होगा। अब चूंकि ये इसे मैच कर जाता है साइंटिस्ट हैव, इसलिए लड़का नहीं पकड़ पाता। अब इसी एग्जांपल में देखिए, आप इस एग्जांपल में जरा देखिए, द प्रेटी वुमन, जो खूबसूरत महिला, सिटिंग इन द कार, जो बैठी थी, इज द डॉटर ऑफ, देखिए ये क्या है? नाउन ऑफ, ये देखिए अभी तो और भी आ गया, नाउन ऑफ द वन ऑफ, देखिए वन ऑफ द हेडमैन, यानी ऑफ से दो जोड़ दिया, डॉटर ऑफ द वन ऑफ, देखिए वन ऑफ द हेडमैन किया ना उसने, कितना ऑफ से बल्कि 2 बार जोड़ दिया। लेकिन आप नियम नहीं बदलेगा, नियम आप ये देखिए कि वन ऑफ था तो ऑफ के बाद क्या आया? मुखिया आया। हेडमैन माने मुखिया होता है, तो ऑफ के बाद, अच्छा मुखिया क्या अनकाउंटेबल है? अगर मान लीजिए 5 गांव हैं तो 5 गांव के मुखिया अलग अलग होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है प्लूरल होगा। तो अगर वो प्लूरल है तो क्या ये, अब पहली बात ये काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए? जैसा मैंने नियम बताया, वो प्लूरल होना चाहिए। तो कई मुखियाओं में से क्या? एक। और ये आप जानते हैं मैन या वुमन पे बने नाउन में मैन या वुमन का बनता है, लेकिन अगर जिसमें अगर वो एडजेक्टिव का काम, जैसे मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं वुमन सर्वेंट, ये कहा, ये मैं सब पढ़ा चुका हूं उन्हें पूरे लेक्चर में। लेकिन अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनेगा? इस पर बनेगा कि इस पर बनेगा? तो मैं आपने बता चुका हूं कि यहां पर भी बनेगा, वीमेन भी होगा, और यहां पर भी बनेगा सर्वेंट्स, ऐसे होगा। लेकिन क्या मैन ईटर है, नरभक्षी मालिक, तो क्या ऐसे हो जाएगा कि यहां पर मैन हो जाएगा और यहां पर ईटर्स हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? अब क्योंकि मैंने उसमें आपको बहुत डिस्कस किया डिटेल में, आप मेरे पहले वीडियो देखिए पहले। यहां ये एडजेक्टिव का काम कर रहा, आदमी नहीं है ये एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का किसी भी तरह से प्लूरल, देखिए प्लूरल का कॉन्सेप्ट किसमें है? प्लूरल का कॉन्सेप्ट है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब में है ना ये प्लूरल, सिंगल प्लूरल का कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या एडजेक्टिव में प्लूरल, क्या आपने ब्यूटीफुल्स होता है क्या कहीं? क्या कहीं पे बैड्स होता है क्या? नहीं ना। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम बन के इसका बनेगा। तो ये मैं अपने पहले पूर्व लेक्चर्स में बता चुका हूं, इसलिए इसको दोबारा बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। तो वन ऑफ द हेडमैन होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ऑफ के बाद आया काउंटेबल नाउन, क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। और ये कंपाउंड नाउन जैसा है, तो इसमें किस पे बनेगा? इस पर बनेगा, मेन वर्ड। चलिए
ये भी मैंने बताया था आपको, कंपाउंड नाउन में जो काफी शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है, तो मैंने ये बताया था कि जब कई शब्दों को जोड़कर बनाया जाएगा, ये भी मेरे इससे पहले वाले वीडियोस में है सब, तो अगर उसमें एक ही नाउन होगा, बाकी सब किसका काम करेंगे, बाकी सब काम करेंगे एडजेक्टिव का। तो यहाँ नाउन कौन है, वॉक, ये नाउन है, तो यानी अब ए, टू, माइल सब किसी न किसी रूप में किसका काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का। और अभी मैंने जस्ट 1 मिनट पहले बोला है कि किसी भी तरह एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनेगा, चाहे वो भले नाउन ही हो, क्योंकि नाउन भी एडजेक्टिव का काम करता है। यहाँ पे माइल क्या है, अब जैसे हमने कहा 3 किलोमीटर, मान लीजिए अभी इतना ही है 3 किलोमीटर, तो आपको लगता है ये सही है? नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये नाउन यहां अभी ये है और यहां पर ये इसका डिटरमाइनर है, तो ये डिटरमाइनर अगर है तो ये कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 किलोमीटर ना होकर क्या होना चाहिए, इसको 3 किलोमीटर होना चाहिए। लेकिन अभी मान लीजिए इसमें अब आगे हमने जोड़ दिया 3 किलोमीटर डिस्टेंस कर दिया, मान लीजिए 3 किलोमीटर डिस्टेंस कर दिया, तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस करूंगा तो अब ये नाउन हो गया। अब ये नाउन होते हुए भी किसका काम कर रहा है, ये नाउन होते हुए भी काम करेगा अब एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव का प्लूरल अब नहीं होगा। और इस पे बेस क्वेश्चन बहुत बनाता है, आप भी जानते हैं, अगर आप पेपर्स का अध्ययन करते हो तो उसको रुपीस पे कर देगा, किसी और पे यूनिट्स पे कर देगा, टाइम पे कर देगा, किसी पे भी करके बना सकता हूं मिस्टेक। लेकिन आपको ये जानना है कि अगर नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो वही बात इस पर लागू होती है। अगर ये वॉक नहीं होता तो 2 माइल्स, और वैसे भी एक और भी बात है इससे संबंधित, इससे बात एक और भी संबंधित है कि जैसे 3 किलोमीटर डिस्टेंस, अब इस की आर प्रॉब्लम अभी भी बनी बनाई है। देखिए मैंने आपसे बार बार मैं इस बात को भी कहता हूं कि ग्रामर में फॉर्म महत्वपूर्ण नहीं है, रूप तो कुछ और भी बता रहा है, सेंस कुछ और भी जा सकता है। तो इसमें सेंस ये बता रहा है कि 3 किलोमीटर की दूरी, तो ये 3 किलोमीटर की दूरी एज ए 1 यूनिट है, ये एक यूनिट है। 3 किलोमीटर की दूरियां तो आप नहीं बोलते, तो 3 किलोमीटर की दूरी एक लंबी दूरी है पैदल चलने के लिए मान लीजिए, तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस इज होगा, क्योंकि ये एज ए 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट एक यूनिट की तरह काम कर रहा है अर्थ में। तो अब बताइए कि इसमें लड़का वर्ब की भी मिस्टेक कर सकता है, हो सकता है यहां देखे कि 3 है तो इसको आर कर दे, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। अब हालांकि यहाँ पे उसमें वर्ब वाली बात नहीं है अभी आगे, वो कहता है कि ए 2 माइल वॉक, ये माइल्स ना होके क्या होना चाहिए, ए 2 माइल वॉक होगा। ऑलवेज कीप्स हिम, हमेशा उसको रखता है हेल्दी एंड फ्रेश। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस ऐसे तैयार करिए और पढ़िए हमेशा कॉम्पिटिटिव लेवल का। आप लोग तैयारी करते हैं इंटरमीडिएट हाई स्कूल वाली और चाहते हैं कि हम बड़े बड़े एग्जाम निकालें, ऐसा संभव है नहीं। चलिए अब देखिए, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज। एक क्वेश्चन हुआ, ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड, वो मुझको देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ, देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टुवर्ड्स अस। देखिए समझिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए बताता हूं मैं। देखिए हम कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयार करें तो हमारा जानकारी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। देखिए अब आपको इसका मैं बताता हूं क्या क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे आप जानते हैं, जैसे एंड है, ये कंजंक्शन है। अब देखिए ध्यान से समझिए, एंड कंजंक्शन है। अगर हमने कहा राम एंड मोहन, तो क्या ये एक ही यूनिट को बता रहा है? नहीं बता रहा, स्वाभाविक सी बात, आप बड़ी आसानी से कह देंगे। लेकिन आपको राम एंड मोहन पे पूछेगा भी नहीं ना, वो इतना आसान नहीं पूछेगा। वो आपसे पूछेगा बैग एंड बैगेज पे, लीजिए। वो आपसे इस पे पूछेगा द हॉर्स एंड कैरियज पे,
द हॉर्स एंड कैरियज पे, आपसे पूछेगा ब्रेड एंड बटर पे, ब्रेड एंड बटर पे। प्रॉब्लम बहुत सी है, ब्रेड एंड बटर। देखिए फिर वही वाली बात हुई कि हमको फॉर्म देखना है कि सेंस देखना है। हमेशा ग्रामर में रूप महत्वपूर्ण नहीं है, लैंग्वेज में हमेशा वो अर्थ क्या दे रहा है हमको ये समझना पड़ेगा। देखिए जैसे राम एंड मोहन, आप समझ सकते हैं कि अलग, ये बहुत इजी भी है, तो आइडेंटिटी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगा, प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, स्वाभाविक सी बात है अगर आएगा तो। लेकिन प्रॉब्लम इतनी आसान नहीं देगा आपको। अब आप ये समझिए, एंड से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े, वो अलग अलग आइडेंटिटी है, तो स्वाभाविक सी बात है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल। ये बहुत इजी नियम है ये, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम फंसती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि एंड से जुड़े हो लेकिन वो सेंस वन का दे रहे हो। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बिस्तर बोरिया सहित, यानी सब जो भी सामान है आपके पास। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास होल्ड डाल है, 3 ब्रीफकेस है, 2 बैग है, तमाम और चीजें हैं, तो सब आपका बैग एंड बैगेज है, सब कुछ एक साथ, लगेज जितना भी है आपका सब वो बैग एंड बैगेज है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एज ए सेंस क्या देता है, एक यूनिट। तो स्वाभाविक सी बात है एंड से जुड़ा होने के बावजूद भी वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर, और प्रोनाउन भी क्या होगा, यहां सिंगुलर होगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए जैसे द हॉर्स एंड कैरियज, एंड से जुड़ा घोड़ा और गाड़ी। अब वो जमाना नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप फिल्मों में देख सकते हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी यानी इक्का गाड़ी होती है जिसमें घोड़ा गाड़ी चलाता है। तो क्या वो गाड़ी, घोड़ा अलग होता है, गाड़ी अलग होती है क्या, नहीं, वो घोड़ा और गाड़ी एक ही साथ एक जुड़े हैं, समझ रहे हैं आप। तो कहने का मतलब हमारा सेंस अलग अलग नहीं, वो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो ये सिंगुलर होगा। ब्रेड एंड बटर माने होता है जीविका के जितने भी साधन हैं, जो भी जीविका जिससे हम अपनी अर्निंग करते हैं, तो ब्रेड एंड बटर ये भी क्या है, एक है, वन। तो स्वाभाविक सी बात है ये सब 1 यूनिट को बताते हैं। लेकिन अब इससे संबंधित अब एक अगला बात समझिए। अब फिर एक प्रॉब्लम आई कि राम एंड मोहन तो अलग है मान लीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए हमने एक बनाया बॉय एंड गर्ल, ये बनाया, तो अभी अगर पूछा बॉय एंड गर्ल तो आप कह देंगे तुरंत कि हाँ इससे भाई प्लूरल है, सही भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब क्या किया, इसके आगे हमने लगाया एवरी या ईच लगाया, जो भी, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, लीजिए एवरी लगा दिया। अब ये नियम ये अब देखिए अब बदल गया, अब क्योंकि इसका अर्थ ही बदल गया ना, हर लड़का और हर लड़की, तो स्वाभाविक सी बात है ये डिटरमाइनर एवरी लग गया। तो अब एंड भी क्यों ना लगा हो, लेकिन एंड लगने के बावजूद भी अब वर्ब क्या होगी, वर्ब होगी सिंगुलर, और प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर। ये क्यों होगा सिंगुलर, और यहां पे भी सिंगुलर, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसका डिटरमाइनर बदल गया। इसका डिटरमाइनर, अब इसको एवरी माने क्या होता है, एवरी माने प्रत्येक या हर एक, जो भी। तो अब यहां बदल गया डिटरमाइनर, तो एंड से जुड़ा अगर सब्जेक्ट में ईच या एवरी लग जाए तो सब्जेक्ट को सिंगुलर मान लिया जाता है, और उसके बाद वर्ब और उसका प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। अब देखिए उसी के तहत देखिए, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट लगा है, तो स्वाभाविक सी बात है अब ये देखिए टीचर और स्टूडेंट एक ही तो है नहीं, अलग अलग आइडेंटिटी है, लेकिन प्लूरल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके डिटरमाइनर एवरी एवरी है, तो यानी ये सिंगुलर माना जाएगा। तो देखिए इज डिटरमाइंड, वर्ब क्या लगा है, वो दृढ़ प्रतिज्ञ है, लड़का भी और शिक्षक भी, इज डिटरमाइंड टू डू। अब लेकिन देखिए वहां तो सही लगाया वर्ब, लेकिन ये यहां तो गलती कर गया, देयर बोल गया ना, प्लूरल लगा दिया। तो अब यहां पर क्या होना चाहिए, देयर ना होके प्रोनाउन होगा हिज बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है जो भविष्य में डेवलप हो, या भविष्य में जिससे कुछ भविष्य में वृद्धि हो, या जो भविष्य में लाभदायक हो, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज। दूसरा है ही वॉज मच मोर सरप्राइज, अच्छा इसको नियम को भी समझिए। देन ये देखिए होता क्या है, हमारी एक होती है व्यवहार की भाषा, बोलचाल की भाषा, और एक होती है जो सचमुच होनी चाहिए ग्रामर की भाषा। हम अपनी व्यवहार की भाषा में अक्सर ये बात बोल देते हैं कि आई एम टॉलर देन हर, ये अक्सर बोल देते हैं, और ये चूंकि हम बोल देते हैं इसलिए इसकी गलती भी नहीं पकड़ में आती। लेकिन आप बस इतना जानिए
कि देन से जब हम तुलना करते हैं तो अगर तुलना सब्जेक्ट से हो रही है, ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है यहाँ ये, तो अगर देन के बाद जो आया है प्रोनाउन उसकी तुलना अगर सब्जेक्ट से हो रही है तो कौन सा केस लगना चाहिए? केस लगेगा सब्जेक्टिव केस। अगर उसकी तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही है तो लगेगा ऑब्जेक्टिव केस। तो आई एम टॉलर देन, अब यहाँ हर न होके ये गलत है क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में है, तो ये भी कौन से केस में होना चाहिए? अब ये केस थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्टिव केस इसका होगा सी। अच्छा वास्तव में एक बात बताएं आपको, है क्या वास्तव में, यहां पर ये आई एम है तो वास्तव में यहाँ पे वास्तव में वो सी इज है, लेकिन इस इज को क्या कर दिया जाता है? छुपा दिया जाता है। इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है हमें समझने में। तो आई एम टॉलर देन, उतना मैं टॉलर देन शी इज, जितना कि वो है उससे मैं ज्यादा हूं। तो यहां सब्जेक्ट से तुलना हो रही तो सब्जेक्टिव केस में होगा। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसे वाक्य है आई रिस्पेक्ट हर मोर देन दे, मान लीजिए, तो देखिए अगर बात ऐसी है कि मैं जो है इसका भी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आई रिस्पेक्ट दे इसको भी करता हूं, मान लीजिए इनको भी, सॉरी इसको भी मैं अगर रिस्पेक्ट करता हूं, तो प्रॉब्लम यह है कि अब तुलना अगर इससे हो रही होगी आई से, तब तो वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। लेकिन वास्तव में इसमें और इसमें किसका ज्यादा करता हूं, तो वास्तव में यहां अगर ऑब्जेक्ट से, यहां वास्तव में ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर तुलना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से होगी तो सब्जेक्टिव केस होगा, और ऑब्जेक्ट से होगी तो कौन सा केस होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पर होगा दे न होना चाहिए यहां पर देम। ये बात आप समझिए पहले, ये अक्सर इसको भी पूछता है परीक्षाओं में, ठीक है। चलिए, तो ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी, तो देखिए इसकी ये मी की तुलना किससे हो रही है? इससे हो रही है, इससे। ही सरप्राइज वो भी है, सरप्राइज मैं भी हूं। कौन ज्यादा सरप्राइज है? वो मुझसे ज्यादा सरप्राइज था। तो यहां सब्जेक्ट से तुलना हो रही है तो क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए मी ना होके आई। अच्छा एक और बात है, वास्तव में है क्या ये? ही वॉज और आई एम, लेकिन एम को लिखा नहीं जाता। तो ही वॉज सरप्राइज्ड एंड आई एम ऑल्सो सरप्राइज, आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज, ठीक है। तो यहाँ सॉरी यहाँ पे पास्ट टेंस है तो वॉज होगा। तो ही वॉज सरप्राइज्ड एंड आई वॉज सरप्राइज, बट ही वॉज मोर सरप्राइज, मतलब मैं भी सरप्राइज्ड हुआ था, वो भी सरप्राइज, लेकिन वो मुझसे ज्यादा सरप्राइज्ड हुआ था। तो तुलना किससे हो रही है? सब्जेक्ट से। तो ही वॉज है यहां, तो यहां पर आई वॉज था, लेकिन यहां आई वॉज लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। इसकी तुलना सब्जेक्ट से हो रही है, सब्जेक्टिव केस में होगा। चलिए बस एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, टाइम लिमिट भी है हमारे पास और भी लोगों का वो है, तो हमारे पास टाइम बाउंडेशन है। तो मैं प्रयास की ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं एक सीरीज में वीडियो दूंगा आपको, लगभग ऐसे 50 नियम जो मोस्ट प्रोबेबली आस्क किए जाते हैं परीक्षा में, और बाद में हो सकता है मैं उस पर एक और भी वीडियो बना दूं। मतलब 100 आपको अगर नियम याद आ जाए कॉमन, तो 80% तो समझ लीजिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। चलिए, द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स एब्सेंटेड देमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, एक है। He introduced to the chairman the general secretary as the general secretary of that party। देखिए मैं इसमें बताना ये चाहता हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत तरीके से क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। तो जैसे दो सब्जेक्ट को जोड़ता है तो कई तरीके से जोड़ेगा वो, नाइदर नॉर से जोड़ सकता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ सकता है, इन एडिशन टू, एज वेल एज, बहुत से ऐसे कंजंक्शंस हैं जिनके प्रयोग से वो उनको दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा। तो देखिए इसमें यहां क्या किया है, और ऐसे में क्या करता है, एक सिंगुलर ले लेगा और एक प्लूरल ले लेगा। अब लड़का ये कंफ्यूज हो जाता है कि वर्ब इसके हिसाब से चलेगी कि इसके हिसाब से चलेगी, लेकिन आपको नियमों की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए जैसे यहां पर कहा द ऑफिसर और साथ साथ असिस्टेंट्स भी, तो देखिए ऑफिसर यहां सिंगुलर है और साथ साथ असिस्टेंट भी,
उन्होंने अपने आप को अनुपस्थित रखा, मतलब ऑफिसर भी अनुपस्थित था और उसके जो सहयोगी थे, असिस्टेंट थे, वो भी एब्सेंट थे। कहां से? दफ्तर या कार्यालय से। तो द ऑफिसर एज वेल। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वर्ब असिस्टेंट्स के हिसाब से चले तो देखा जाए और प्रोनाउन उसके हिसाब से चले तो देखा जाए। वास्तव में ये है कि एज वेल एज और तमाम इन एडिशन टू और तमाम ऐसे हैं कि जिनमें वर्ब देखिए। अब क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जैसे यहाँ पे आया तुरंत वर्ब इसके बाद आती है, क्योंकि पास्ट टेंस में, तो इसलिए वर्ब का मिस्टेक तो होगा नहीं। अब ये हो सकता है प्रोनाउन का मिस्टेक हो। तो देखिए एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो उसमें जो मेन सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है। ये जैसे द चाइल्ड एंड नहीं सॉरी एज वेल एज हिज पेरेंट्स। अब देखिए अगर पेरेंट्स के बाद आया तो आदमी स्वाभाविक सी बात है आर मार देगा, आर लगा देगा। ये प्रॉब्लम है कि ये पेरेंट सब्जेक्ट है ही नहीं। एज वेल एज से जब भी जुड़ता है तो सब्जेक्ट होता है मेन, पहला आगे वाला। तो चाइल्ड के हिसाब से क्या होना चाहिए? इज होगा, ये ना हो कि इज होगा। इसी को आप चाहें तो उलट भी सकते हैं। आप अगर पेरेंट्स को आगे कर दें, पेरेंट्स एज वेल एज चाइल्ड, मान लीजिए ऐसे कर दें, द पेरेंट्स एज वेल एज, मान लीजिए एज वेल एज चाइल्ड, ठीक है, द चाइल्ड। तो अब क्या हो गया मेन सब्जेक्ट? अब आपका हो गया द पेरेंट, यानी वर्ब इसके हिसाब से चलेगी। अब सही हो जाएगा कौन? आर सही हो जाएगा और इज गलत हो जाएगा, इज गलत। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब एज वेल एज से जब कोई सब्जेक्ट जुड़ता है तो उसमें मेन पार्ट होता है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अगर वहां देखा जाए तो ऑफिसर के हिसाब से वर्ब भी चलनी चाहिए, ऑफिसर के हिसाब से प्रोनाउन भी चलना चाहिए। तो ऑफिसर, चूंकि यहाँ वर्ब पास्ट टेंस में है इसलिए उसमें आप जानते हैं पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट तो होता नहीं। तो द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट एब्सेंट, लेकिन ये प्रोनाउन में तो गड़बड़ा गया। तो ऑफिसर के हिसाब से होगा तो होगा हिम सेल्फ होगा, ठीक है। द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। अगला देखिए ही इंट्रोड्यूस। देखिए एक और भी चीज समझिए, जैसे अगर मैं कहूं आई ऑर्डर्ड, आई कॉल्ड, जरा समझिए इसको। हालांकि अब इसको हम समझाने के लिए ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव तमाम सी बातें समझानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप समझिए। अब आई ऑर्डर्ड ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट है, ये आई कॉल्ड ये कॉल्ड वर्ब है। तो आप जानते हैं कि ये क्रिया मैं कर रहा हूं तो किसी पर ये ऑर्डर होगा, तो यहां ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। यहां पर भी क्या चाहिए? इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आप ये जानिए कि जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, वो अगर वहां ऑब्जेक्ट नहीं मिला उसको, मान लीजिए ये नियम है, या तो उसको ऑब्जेक्ट दे दो, क्योंकि जो वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, सकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो या तो उसको ऑब्जेक्ट दे दो ताकि उसकी बात खत्म हो जाए। लेकिन कभी कभी अब ग्रामर में क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को गायब कर देता है, इस ऑब्जेक्ट को गायब कर देगा। तो ऐसी स्थिति में नियम ये कहता है कि जिन ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है, अगर ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ कर्म है, कर्म, अगर उसको यानी कर्म का मतलब जिस पर क्रिया का प्रभाव जाना, यानी ऑर्डर का प्रभाव जिस पे जाएगा वो ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा तो जानते जो प्रोनाउन आएगा वो होना चाहिए कौन से केस में? अब ये देखिए आपको समझना पड़ेगा, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, पहली बात। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब हो गया कहीं ना कहीं, देखिए अगर जैसे मैं कहूं कि आई इंट्रोड्यूस्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त का परिचय कराया, क्या गलत है? नहीं गलत है। क्यों? क्योंकि आई सब्जेक्ट है, वर्ब ये, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का अगर ये मान लो ऑब्जेक्ट नहीं होता, इंट्रोड्यूस किसका, तो ऐसी स्थिति में जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो
अगर ये मिस करता तो जो आगे वाला जो सब्जेक्ट है इससे संबंधित जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, रिफ्लेक्सिव। अब आपके लिए ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जबकि जो सब्जेक्ट के पे ही कोई प्रतिबिंबित कर रहे हैं, ऐसे समझिए। तो आई का माई सेल्फ हुआ, दे का देम सेल्फ हुआ, यू का योर सेल्फ हुआ, तो आप ये समझिए सी का हर सेल्फ हुआ। तो यानी कि उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो नियम ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो उसको क्या चाहिए, उसके बाद उसको फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। अब देखिए जैसे यहां पर ही इंट्रोड्यूस्ड, अब किसको इंट्रोड्यूस कराया इसने, तो यहां अगर ये क्या है, यहां पर ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो इसको तुरंत ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रीपोजिशन भी नहीं लेगा ये भी बात जानी। तो इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट यहां पे वो मिसिंग है। तो ही इंट्रोड्यूस किसका उसने परिचय कराया, ही इंट्रोड्यूस, अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ही इंट्रोड्यूस हो जाएगा हिमसेल्फ, उसने अपना परिचय कराया होगा, ठीक। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, उसने अपना परिचय कराया किससे, चेयरमैन से, समझ में आया। तो ऐसे होता है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो जो क्रिया कर रहा है उसी पे वो रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे समझिए। तो अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किसका कराया, जब किसी और का नहीं करवा पा रहा तो अपना ही परिचय कराएगा, ही इंट्रोड्यूस, समझ में आ रहा है। जैसे सी ड्रेस्ड, मान लीजिए इसे, ये भी देखिए सी ड्रेस्ड, उसने पोशाक पहनाई या जो भी। अब ऐसे बोल के आप नहीं बच सकते, ये अभी इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो सी ड्रेस्ड हर डॉटर, लीजिए अपने आपने इसका ऑब्जेक्ट दे दिया इसको, लीजिए हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर ये आप ऑब्जेक्ट नहीं देते इसको तो क्या हो सकता था, जब ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा या ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सी ड्रेस्ड क्या होगा, हर सेल्फ, वो खुद भी तो कपड़े पहन सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है तो वो क्रिया इसी पर जो करने वाले पर रिफ्लेक्ट करती है। तो सी का क्या बनेगा रिफ्लेक्सिव केस, सी का बनेगा हर सेल्फ। अगर आई होता आई ड्रेस तो माई सेल्फ होता, दे होता तो दे ड्रेस देमसेल्व्स होता। तो आप समझिए। अच्छा हाँ, उसमें एक ये बात भी ध्यान देने वाली है कि कभी कभी उनके भी रूप बदलता है, तो दे का बनेगा देम सेल्फ्स। अब इसको भी देम सेल्फ कर देगा, अगर उसको एरर बनाना है तो देम सेल्फ कर देगा। तो आपको इसके सिंगुलर प्लूरल रूप भी आने चाहिए, ये इसका सही है ये इसका गलत है, इस पे भी एरर बनाए जाते हैं। तो चलिए काफी मैं बता चुका हूं आपको। तो चलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही इंट्रोड्यूस क्या होगा, हिमसेल्फ, यहाँ पर हिमसेल्फ आएगा। ठीक है बच्चों, आज काफी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाकी जो नियम और भी जो मैंने सोच रखे हैं आपको बताने के लिए, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं पूरे मनोवियोग से करिए, और जो उसके सब्जेक्ट हैं सबको एक एक दो कम से कम 2-3 घंटे दीजिए। तो पहले उसको पढ़िए, फिर उससे संबंधित चीजें एक्सरसाइजेस करिए। इंग्लिश है तो कम से कम 1 घंटे पढ़िए और 1 घंटे उसकी प्रैक्टिस करिए, कम से कम बता रहा हूं। अब कोई लड़का 2 घंटे पढ़ेगा, 2 घंटे प्रैक्टिस करेगा तो आपसे बेनिफिट में। ठीक है, बी सेफ, बी हैप्पी, बी नाइस विथ योर फैमिली। थैंक यू।